प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 9 गैसों के अणुगति सिद्धांत का अध्ययन करने जा रहे हैं। जो बच्चा ये पहली बार वीडियो देख रहा है, बेटा हमने इकाई 1 से इकाई 8 तक की सभी वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। फिजिक्स की, भौतिकी का मतलब 80% सिलेबस हम खत्म कर चुके हैं। तो अब हम आज के टॉपिक में आते हैं, गैसों का अणुगति सिद्धांत। अब गैस की बात कर रहे हैं तो गैस के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, गैस ठोस और द्रवों से कैसे अलग होती है, इस चीज को पहले हम समझेंगे। गैसों के भौतिक गुण क्या है? गैस द्रव और ठोसों से भिन्न होती है। क्यों? ना तो गैस का आयतन नियत होता, ना आकृति नियत होती है। जिस बर्तन में डालो उसका आयतन ले लेगी और उसी की आकृति ले लेगी। तो गैसों के गुण ठोसों और द्रवों से भिन्न होते हैं। कैसे? फर्स्ट पॉइंट, गैसों का घनत्व ठोसों और द्रवों की तुलना में कम होता है। गैसों का घनत्व क्या होता है? ठोस अवस्था तथा द्रवावस्था की तुलना में क्या होता है? बहुत कम होता है। दूसरा पॉइंट, गैसों को ठोसों और द्रवों की तुलना में सुगमता से दबाया जा सकता है। मैंने बताया ना, एक पूरे बर्तन, एक पूरे कमरे में गैस फैल जाएगी, उसे छोटे से सिलेंडर में पैक करके रख दो। ठोस और द्रव को नहीं दबा सकते हम, लेकिन गैसों को सुगमता से दबा सकते हैं। तीसरा, ना तो इनका आकार निश्चित है ना आयतन। जिस बर्तन में डालोगे उसी का आकार और आकृति ले लेती है। इसलिए गैस जो है ठोस और द्रवों से अलग होती है। हम अब कुछ गैस के नियम की बात करेंगे। गैस नियम क्या होते हैं? गैस नियम हमारे पास 3 भौतिक राशियां जिनकी हम बात करते हैं, दाब, ताप और आयतन। इन 3 भौतिक राशियों में से एक भौतिक राशि को नियत कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। बाकी 2 भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित होते हैं। तो उससे हमें क्या मिलते हैं? विभिन्न प्रकार के गैस नियम मिलते हैं। हम पहले नियम बॉयल के नियम की बात करेंगे। बॉयल का नियम बॉयल का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने क्या चीज नियत रखी है? ताप। किसी गैस नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। V व्युत्क्रमानुपाती P। मैंने व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटा दिया। V = K/P। तो इसका मतलब क्या होगा? यहां K क्या है? एक नियतांक है। तो PV = K, नियतांक हो गया। तो मैं इसको किस रूप में लिख सकता हूं? P1 V1 = P2 V2। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा किसके बीच में? V और P के बीच में, V और P के बीच में ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ग्राफ ऐसे आएगा। अगर आप आयतन बढ़ाओगे तो दाब का मान क्या होगा? कम होगा। बॉयल का नियम सभी कंडीशन में फिट नहीं है। सभी कंडीशन में यह केवल उच्च ताप और निम्न दाब के लिए बॉयल का नियम सभी गैसें पालन करती हैं। बॉयल के नियम को गैस तभी पालन करती है जब उच्च ताप होता है और निम्न दाब होता है। तो दूसरा नियम आता है हमारा चार्ल्स का नियम। किसका नियम है? चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? चार्ल्स के नियम में नियत दाब पर, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परमताप के अनुक्रमानुपाती होता है। स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परमताप के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है।
तो V अनुक्रमानुपाती क्या हुआ T, तो V इज इक्वल टू K इंटू टी। K क्या है यहां पे, नियतांक है। तो हम कैसे लिखेंगे, V अपॉन टी इज इक्वल टू K, हम इसे दूसरे रूप में V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तीसरा नियम आता है दाब का नियम। दाब का नियम, इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। किसको नियत रखा, दाब को, आयतन को नियत रखा। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप मतलब केल्विन में, उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। P अनुक्रमानुपाती T, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया, K इंटू टी आ गया। K को क्या कहते हैं, नियतांक। तो हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन टी इज इक्वल टू K, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये आपका किसका नियम है, ये बायल का नियम है। ये किसका नियम है, चार्ल्स का नियम है। और ये किसका नियम है, दाब का नियम। अब हम बात करेंगे आदर्श गैस की। किसकी बात करेंगे, आदर्श गैस की। आदर्श गैस क्या होती है, एक ऐसी गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम और दाब के नियम सभी का अनुपालन करती है, सभी परिस्थितियों में। सभी परिस्थितियों में किसका, किसका पालन करती है, दाब का, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और दाब के नियम, तीनों नियमों का पालन करती है। वो क्या कहलाती है, आपकी क्या कहलाती है, आदर्श गैस। आदर्श गैस, आइडियल गैस कहते हैं। देखिए, अगर हम व्यवहार की बात करें, एक जनरल की बात करें, तो कोई भी गैस बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम या दाब का नियम सभी दशाओं में पूर्णता पालन नहीं करती। और हम नॉर्मल व्यवहार, एक गैस के व्यवहार की बात करें तो गैस के व्यवहार में हमें यही पता चलता है, तो वो बॉयल के नियम, चार्ल्स का नियम या दाब के नियम का पूर्णता पालन नहीं करती। अब इन नियमों का केवल पालन कब होता है, जब उचित दशा होती है। जैसे बॉयल का नियम कब मैंने आपको बताया कब होता है, जब उच्च ताप और निम्न दाब होता है। उच्च ताप और निम्न दाब होता है तो बॉयल के नियम का पालन होता है। जब केवल उच्च ताप होता है तो चार्ल्स के नियम का पालन होता है। तो एक ऐसी काल्पनिक गैस जो सभी परिस्थितियों में, एक ऐसी काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, एक ऐसी काल्पनिक गैस जो सभी परिस्थितियों में बॉयल के नियम का, चार्ल्स के नियम का और दाब के नियम का पालन करती है, वो क्या कहलाती है, आदर्श गैस कहलाती है। तो आदर्श गैस के क्या गुण हैं, जो हम आदर्श गैस की बात कर रहे हैं। आदर्श गैस के गुण हैं कि वो सभी परिस्थितियों में दाब ताप की प्रत्येक अवस्था में, दाब और ताप की प्रत्येक अवस्था में बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम और दाब के नियम का पूर्णता पालन करेगी। दूसरी चीज, इसके अणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जो आदर्श गैस है ना, उसके अणु क्या होंगे, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तीसरा, इसके अणुओं के बीच में मध्य ना अंतराल आणविक बल शून्य होता है। गैसों के अणुओं के बीच में, आदर्श गैस के अणुओं के बीच में अंतराल आणविक बल क्या होता है, शून्य होता है। मतलब अणुओं के बीच कोई बल कार्य नहीं करता, किसी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता। ये विशेष परिस्थिति में होता है जब अणु पास में आएंगे। नॉर्मल कंडीशन में अंतराल आणविक बल क्या होता है, अणु गैस, आदर्श गैस के अणु के बीच में क्या होता है, शून्य होता है। चौथा, इसका जो आयतन प्रसार गुणांक और दाब प्रसार गुणांक क्या होते हैं, एक समान होते हैं, बराबर होते हैं। आयतन प्रसार गुणांक और दाब प्रसार गुणांक के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन गैसों को आसानी से ठोस या द्रव अवस्था में नहीं बदला जा सकता। आदर्श गैस को आसानी से आप ठोस या द्रव अवस्था में नहीं बदल सकते।
प्रकृति में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, क्योंकि पहला क्या है, ये सभी नियमों का पालन करे, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और दाब के नियम का पालन करे। दूसरा, इसके अणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तीसरा, इसके अणुओं के बीच में कोई अंतराणविक बल कार्य नहीं करता। चौथा, इसका दाब प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक समान के मान बराबर होते हैं। पांचवा, इसको आदर्श गैस को आसानी से ठोस या द्रव अवस्था में नहीं बदल सकते। तो 5 गुण है, 5 गुण बिल्कुल कोई भी गैस सेटिस्फाइड नहीं करती, तो आदर्श गैस तो है नहीं। तो लेकिन कठिनता, फिर भी जो गैसें कठिनता से द्रवित होती हैं, जल्दी द्रवित नहीं होती, उन्हें आदर्श गैस मान लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम को हम क्या मान सकते हैं, आदर्श गैस मान सकते हैं। अब आदर्श गैस समीकरण की बात करेंगे हम। साहब, इस गैस को बॉयल के नियम का, चार्ल्स के नियम का और दाब के नियम का पालन करना है सबसे पहले चीज। तो गैस समीकरण क्या होती है? गैस के नियमों की सहायता से किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए दाब, आयतन और ताप में जो संबंध स्थापित करते हैं उसे गैस समीकरण कहते हैं। फिर सुनिए, गैस के नियमों की सहायता से किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए गैस के दाब, ताप तथा आयतन के बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं उसे क्या कहते हैं, गैस समीकरण कहते हैं। हमारे पास एक गैस है जिसका परमाणु भार कितना है, m है, अणु भार। उसका प्रारंभिक दाब P1 है, आयतन V1 है और ताप T1 है। हमें उसे परिवर्तित करना है, दाब P2, आयतन V2 और ताप T2। हमें ये परिवर्तन करना है। अब हमें पता है, ये हमें अगर दो भौतिक राशियों के बीच में परिवर्तन करना है तो तीसरी भौतिक राशि को हमें क्या करना पड़ेगा, नियत करना पड़ेगा। तो हम इसे 2 स्टेप में करते हैं। पहला स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, T1 को नियत रख देते हैं। हमारा T1 क्या है, नियत है। ताप T1 को हमने नियत रख दिया। अब P1 V1 को बदलना शुरू किया, कितने ताप पे, नियत ताप पर। दाब हमारा P2 हो गया और आयतन हो गया V डैश। आपने परम ताप को स्थिर रखा, दाब P1 V1 को कैसे बदला, P2 V डैश, दाब P2 हो गया। तो ये बॉयल का नियम का पालन कर रही है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V डैश, और V डैश का मान क्या हो जाएगा, P1 V1 अपॉन P2, पहली समीकरण। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, हम अब दाब को स्थिर रखेंगे। क्या चीज स्थिर रखेंगे, P2 को स्थिर रखेंगे, नियत रखेंगे या स्थिर रखेंगे। अब हमारा आयतन V डैश, ताप T1 बदल के क्या हो जाएगा, आयतन V2 और ताप T2। पहले स्टेप में हमने ताप को नियत रखा, P1 V1 को बदल के हमने क्या करा, P2 V डैश, दाब और आयतन में चेंज किए, पर आयतन पूरा V2 नहीं दिया। अब क्योंकि ये ताप नियत है, ये बॉयल के नियम का पालन कर रही है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V डैश। तो V डैश इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2। स्टेप सेकंड में हमने दाब, अंतिम दाब P2 अचीव कर लिया है, तो आयतन V डैश T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 T2 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये चार्ल्स के नियम का पालन करेगी, तो V डैश अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, V डैश इज इक्वल टू V2 T1 अपॉन T2, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सेम है। समीकरण 1 व 2 से P1 V1 बटे P2 V2 T1 अपॉन T2, तो ये क्या हो जाएगा, P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2। तो
इसका मतलब क्या हो गया, PV अपॉन T इज इक्वल टू नियतांक। तो इस नियतांक को क्या लिखते हैं, PV T इज इक्वल टू R। R क्या कहलाता है, गैस नियतांक, गैस नियतांक। तो PV इज इक्वल टू RT एक समीकरण मिली, ये किसके लिए मिली, 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए। म्यू मोल्स के लिए तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू RT। तो ये हमें एक गैस समीकरण मिल गई है। म्यू मोल के लिए PV इज इक्वल टू म्यू RT है और 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू RT है। अब हम इसके विमेय सूत्र की गणना करेंगे, किसके, गैस नियतांक की। सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं, क्या कहते हैं, सार्वत्रिक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हम R के विमेय सूत्र की गणना करेंगे, R के मान की गणना करेंगे कि R का मान क्या होता है। इसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसलिए कहते हैं, ये कहीं भी गणना की जाए इसका मान R ही रहता है। देखिए PV इज इक्वल टू RT। R का मान क्या हो गया, PV अपॉन T। P क्या है यहां पे, दाब। दाब का विमेय सूत्र क्या होता है, ml की पावर -1 T की पावर -2 बल बटे क्षेत्रफल होता है। V यहां पे आयतन है, इसका विमेय सूत्र क्या होता है, L की पावर 3। T यहां पे क्या है, परमताप। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, K से। तो R का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, ml की पावर -1 T की पावर -2 L की पावर 3 बटे K। थीटा लिख लो या क्या लिख लो। तो R का मान क्या हो जाएगा, m L की पावर 2 T की पावर -2 और K की पावर -1। अब STP तथा NTP पर R का मान कैसे निकालेंगे। R का मान, STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। 1 ग्राम मोल गैस के लिए V कितना है हमारे पास, 22.4 लीटर। 22.4 गुणा 10 की घात -3 मीटर क्यूब। P कितना है हमारे पास, एक वायु मंडल, इसका मान क्या होता है 1.013 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। T कितना है हमारे पास, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। तो हमारा R का मान कितना हो जाएगा, PV अपॉन T। P का मान कितना हो गया 22.4 गुणा 10 की घात -3। V कितना हमारे पास 22.4 गुणा 10 की घात -3। सॉरी, P का मान हमने गलत लिखा, सॉरी, ये अगली लाइन में लिखते हैं। R का मान कितना हो गया 1.013 गुणा 10 की घात 5, V 22.4 गुणा 10 की घात 3 बटे ये कितना आ गया 273 273 जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। अब R का मान जब हम गणना करेंगे कितनी आएगी सॉल्व करके 8.31। कितना हो जाएगा ये 8.31 जूल पर मोल
केल्विन। इसे अगर मैं कैलोरी में बदलना चाहूंगा तो कितना हो जाएगा, 4.18 से भाग कर दूंगा, कैलोरी पर मोल केल्विन, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 2, लगभग 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, कैलोरी पर मोल केल्विन। तो इस तरह हम किसकी गणना कर ली हमने, आर का विमीय सूत्र, जिसका ये विमीय सूत्र था, हमने विमीय सूत्र निकाल लिया, आर का कितना आया, हमने एसटीपी और एनटीपी में मान कर लिया, ये नियत मान है, इसे सार्वत्रिक गैस नियतांक भी कहते हैं, इसका मान बदलता नहीं है, इसका मान क्या रहता है, नियत रहता है। तो आज हमने आपको किस किस चीज के बारे में बताया, आज हमने आपको बताया बॉयल का नियम क्या है, चार्ल्स का नियम क्या है, दाब का नियम क्या है, आदर्श गैस क्या होती है और आदर्श गैस समीकरण क्या है, और आदर्श गैस समीकरण में हम सार्वत्रिक गैस नियतांक की बात करते हैं, उसका मान क्या है। प्यारे बच्चों, अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।